अपने देवर के द्वारा अचानक से मना कर दिए जाने के बाद निर्मला का मुंह लटक सा गया था। उसने अपने हृदय में बहुत सारी बातें बना ली थी और साथ ही साथ महेश और उसके भाई के मेल मिलाप के बारे में भी ख्याली पुलाव पका लिए थे। लेकिन उसके अचानक से मना करने के बाद सब एक झटके में टूट सा गया था। चलो माँ, देर हो रही है। निर्मला को अपनी ओर आता हुआ देखकर सिद्धार्थ बोला। हम लोग नहीं जा रहे हैं, निर्मला ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। निर्मला का मुंह लटका हुआ देखकर सिद्धार्थ समझा कि शायद माँ और पिताजी का फिर से झगड़ा हो गया है चाचा के यहाँ जाने को लेकर, और उसने शंका जाहिर करते हुए अपनी माँ से सवाल किया। पिताजी ने फिर कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही बहुत बड़ा बम फूटने वाला है मेरे ऊपर तुम्हारे बाप के गुस्से का। कहते हुए निर्मला लगभग रुआंसी सी हो गई थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सिद्धार्थ ने सशंकित होकर सवाल किया। कैसे तो करके तुम्हारे पिताजी को जाने के लिए तैयार किया था। अभी भैया का फोन आया था, बोल रहे थे कि गृह प्रवेश किसी वजह से टल गया है, इसलिए अगर घूमने आना हो तो आ जाओ, वरना महीने के आखिरी में होगा। निर्मला ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। तो इसमें कौन सा बड़ा बम फूट गया? बता दो पिताजी से, और क्या? सिद्धार्थ आंखें मटकाते हुए बोला। कैसे बता दूं? एक बार कमरे में जाकर खुद देखो, कैसे लड़कियों की तरह शीशा देखते हुए तैयार हो रहे हैं। पहले कह रहे थे कि नहीं जाऊंगा, अब देखो कितने सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। निर्मला ने सिद्धार्थ को कमरे में जाने का इशारा करते हुए कहा। सिद्धार्थ अपनी माँ का इशारा पाने के बाद जब कमरे में घुसा तो देखा उसके पिताजी गाना गुनगुनाते हुए शर्ट की बटन बंद कर रहे थे, और गुल्लू उन्हें आंखें फाड़े ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने कोई अजूबा देख लिया हो। सिद्धार्थ को कमरे में आया देखकर वो बोले, तैयार हो गए तुम? अपने इस दोस्त को भी ले चलोगे क्या? उन्होंने सिद्धार्थ से गुल्लू की ओर इशारा करते हुए पूछा। हम दोनों तो साथ ही जाएंगे, सिद्धार्थ ने चाचा के फोन के बारे में बताने के उद्देश्य से कहा। हम दोनों मतलब? तुम दोनों अलग से जा रहे हो क्या? महेश ने सिद्धार्थ से बाल पर कंघी करते हुए पूछा। माँ ने आपको बताया नहीं क्या? कहते हुए सिद्धार्थ ने गेंद उठाकर निर्मला के पाले में डाल दी, जो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। क्या नहीं बताया माँ ने? महेश ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए सवाल किया। यही कि चाचा के यहाँ किसी वजह से गृह प्रवेश का कार्यक्रम टल गया है और वो महीने के आखिरी में होगा। सिद्धार्थ ने जल्दी जल्दी में इतना कहा और वहां से गोली की रफ्तार से दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को देखते हुए निकल गया। उसे जाते देख निर्मला समझ गई कि अब आगे की बात उससे सुननी है। सिद्धार्थ के इतना कहते ही बालों को सही कर रहे महेश का हाथ रुक गए और उन्होंने वहीं से निर्मला को आवाज दी, जो कि दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी। निर्मला! निर्मला तुरंत आकर वहां उनके सामने खड़ी हो गई। वो महेश के चेहरे को देखते हुए ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये गुस्सा है या नहीं, लेकिन महेश के चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था और वो धीरज के साथ निर्मला से बोले, उस आदमी के ऊपर मुझे इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि उसके जितना नीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। महेश को शांत देखकर निर्मला के जान में जान आई और वो बोली, इसमें निजताई क्या है? किसी वजह से टल गया होगा कार्यक्रम, फिर करेंगे तब चलेंगे। निर्मला ने महेश को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। निजताई ही है, सोचा होगा कि भैया भाभी को ऐसे ही बुलाऊंगा और गुस्से की वजह से भैया नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं जाने को तैयार हो गया तो अब मना कर दिया। देख लेना, गृह प्रवेश कल ही कर रहा होगा, वो बस हमें ना बुलाना पड़े इसलिए ऐसे नाटक कर रहा है। महेश ने अपने दांतों को पीस लिया था। गुस्सा तो उसे आ रहा था, लेकिन वो उस गुस्से को निर्मला के ऊपर नहीं उतारना चाहता था। उसने देखा कि गुल्लू वहीं बैठा अभी भी उन दोनों की बातें सुन रहा है, तो उसने सिद्धार्थ को आवाज देते हुए कहा, तुम जा रहे हो अपने दोस्त की पार्टी में या नहीं? हाँ, सिद्धार्थ ने अपने कमरे से ही उनके सवाल का जवाब दिया। तो इसे भी लेकर जाओ। और फिर उन्होंने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, वरना रात को ये साहबजादे गायब हो जाएंगे तो मैं कहां कहां ढूंढूंगा इन्हें। और फिर अपना कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। महेश का सोचना एकदम सही था। उनका भाई उन दोनों को बुलाना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने गृह प्रवेश कैंसिल होने का ढोंग किया था। लेकिन अब ना तो महेश और ना ही निर्मला, किसी को भी इस बात से खास मतलब नहीं था। निर्मला ने उसे नॉर्मल देखकर राहत की सांस ली और मन में सोचा, चलो अच्छा हुआ नाराज नहीं हुए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और फिर शाम का खाना बनाने की तैयारी करने के लिए किचन की ओर चली गई।
उन दोनों को नॉर्मल देखकर सिद्धार्थ मन ही मन खुश हुआ और अपने आप से बोलते हुए कहा, अब मैं बिना टेंशन के रणधीर की पार्टी में जा सकता हूँ। कम से कम ये चिंता तो नहीं रहेगी कि घर में कोई बवाल न चल रहा हो। सोचते हुए उसने वहीं से गुल्लू को आवाज दी और उसकी आवाज सुनकर गुल्लू दौड़ता हुआ उसके कमरे में आया। गुल्लू के कमरे में आने के बाद सिद्धार्थ ने उससे सवाल करते हुए कहा, क्यों भाई, आज वहां क्या करने गए थे? कहते हुए सिद्धार्थ अपने जूते के फीते बांधने लगा था। बस ऐसे ही, अंकल को तैयार होता देख मजा आ रहा था, गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। बहुत मजे ना लो, चलो निकलते हैं, कहकर उसने निर्मला और महेश से विदा ली और शहर की ओर जाने वाली बस का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक शक्ति मौली के क्षमादान के बारे में कोई एकमत नहीं निकलकर सामने आया था। धीरे धीरे दिन ढलता हुआ जा रहा था और शाम अपने बाल रूप में कदम रख रही थी। आश्रम में बैठे कुलगुरु के माथे पर बीत रहा एक एक क्षण चिंता की लकीरें खींचते हुए जा रहा था। उन्हें यह चिंता खाए जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। भले ही उनके हाथ में ये अधिकार था कि वो निर्णय आए बिना भी शक्ति मौली के कृत्यों को क्षमा करते हुए उसकी शर्तों को मान सकते थे, लेकिन आत्मसम्मान और राज्य के गौरव को देखते हुए उनकी आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुलगुरु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि उनका एक शिष्य आकर बोला, गुरुदेव, महारानी विजया देवी आपके दर्शन हेतु आश्रम पर आई हुई हैं और वो आपसे अतिशीघ्र मिलना चाहती हैं। अपने शिष्य के मुंह से अचानक से महारानी विजया देवी के आने की सूचना सुनकर कुलगुरु विचित्रवीर आश्चर्य में पड़ गए थे। महारानी विजया देवी इस घड़ी और यहाँ? उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने शिष्य की ओर देखते हुए सवाल किया। जी गुरुदेव, बाहर उनका काफिला आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुलगुरु का सवाल सुनने के बाद उनके शिष्य ने जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कुलगुरु तुरंत उठे और महारानी विजया देवी के काफिले की ओर बढ़ गए। कुलगुरु को आता देख महारानी विजया देवी ने उन्हें प्रणाम किया और कुलगुरु ने उन्हें आश्रम में आने का आमंत्रण दिया। महारानी विजया देवी ने कुलगुरु के पीछे पीछे प्रवेश किया। आश्रम के अंदर आने के बाद कुलगुरु ने महारानी विजया से पूछा, महारानी, इस पहर आपके आने का क्या प्रयोजन है? महारानी ने बिना कोई जवाब दिए हुए काफिले की ओर देखा और जोर से आवाज दी, विदिशा। काफिले के भीतर से एक महिला बाहर निकलकर आ गई और उसके हाव भाव देखकर यह महसूस हो रहा था कि शायद ये अपने मानसिक संतुलन में नहीं है। उसके बगल में एक वृद्ध स्त्री और एक पुरुष उसे संभाले हुए खड़े थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों उसके माता पिता हों, और उसे देखते ही कुलगुरु की आंखें चौड़ी हो गई। विदिशा अभी जीवित है? उन्होंने आश्चर्य के साथ उसे देखते हुए पूछा। हाँ गुरुवर, लेकिन इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से सही नहीं है। महारानी विजया देवी ने कुलगुरु के सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? कुलगुरु ने महारानी विजया देवी की ओर देखते हुए कहा। अभी राज्य पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है गुरुदेव। महारानी ने हाथ जोड़कर कुलगुरु से याचना करते हुए कहा। राज्य के ऊपर संकट है, ये सत्य है, लेकिन विदिशा के जीवित होने की खबर छुपाकर आपने भी राज्य के साथ विश्वासघात किया है महारानी। कुलगुरु ने महारानी विजया देवी की ओर देखते हुए जवाब दिया। वो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि विदिशा अभी जीवित है। हमें खुद इस बारे में ज्ञात नहीं था गुरुदेव। मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले अपने गुप्तचर के माध्यम से विदिशा के माता पिता का संदेश मिला था। महारानी ने कुलगुरु के सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब? कुलगुरु ने महारानी से सवाल करते हुए पूछा। महारानी ने विदिशा के साथ खड़े पुरुष को आगे आने का इशारा किया और फिर उससे बोली, गुरुवर को सारी घटना विस्तृत रूप में बताओ। महारानी का आदेश पाकर उस पुरुष ने घटनाक्रम का वर्णन करना शुरू कर दिया। राजमहल से काफी दूर बने एक जंगल में बीच झोपड़ी में एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए थे और उनके बीच में एक युवती लेटी हुई थी। वो युवती और कोई नहीं बल्कि महारानी की निजी सहायिका विदिशा थी और वो स्त्री पुरुष उसके माता और पिता थे। उस अन्यायी के क्षमादान के लिए मैं अपनी पुत्री को फिर से वहां नहीं भेज सकती। विदिशा की मां की आंखों में शक्ति मौली के लिए क्रोध भरा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बात को समझने का प्रयास करो तुम। अगर शक्ति मौली ने देवयानी का साथ नहीं दिया तो ये राज्य नष्ट हो जाएगा, या फिर
युवराज रुद्रदेव को अपनी बलि देनी पड़ेगी, तभी नया ऊर्जा स्रोत मिल सकता है। विदिशा के पिता उसकी माता को समझाने का प्रयास करते हुए बोले, कुछ भी हो, हम किसी और राज्य में जाकर बस जाएंगे। वैसे भी भान नगर की सीमा यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अगर हम उन्हें यहाँ हो रहे सारे घटनाक्रम को बता देंगे और साथ ही में ये भी बता देंगे कि हम विदिशा के माता पिता हैं और हम आपके यहाँ शरण चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही वो लोग स्वीकार कर लेंगे। विदिशा की माँ की आवाज में इंद्रनगर के प्रति भरी हुई खींच साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम बावली तो नहीं हो गई हो, ये पाप है, ये मातृभूमि के साथ विश्वासघात है, ये राजद्रोह है। कहते हुए विदिशा के पिता लगभग चिल्ला उठे थे, लेकिन विदिशा की माँ को उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जो उनके युवराज शक्ति मौली ने हमारी बेटी के साथ किया था, वो क्या वो पाप नहीं था? उन लोगों ने तो मरा मानकर हमारी बेटी दाह संस्कार के लिए सौंपी थी, लेकिन यह ईश्वर की कृपा थी कि वो अभी तक जीवित है। विदिशा की मां की आवाज बोलते बोलते भारी हो चुकी थी। युवराज शक्ति मौली को इसका दंड मिल चुका है, विदिशा के पिता ने जवाब देते हुए कहा, और आप उसी दंड को क्षमा करने के लिए मेरी बेटी को मोहरा बनाने के लिए कह रहे हैं। विदिशा की मां की आवाज में अब की बार कठोरता सुनाई दे रही थी। आखिर कौन सा अन्याय किया था शक्ति मौली ने विदिशा के साथ, और क्या उन्हें विदिशा दे देगी क्षमादान? आखिर क्यों नहीं बुलाना चाह रहे हैं महेश के भाई महेश और निर्मला को अपने घर? क्या इसके पीछे छुपा है कोई राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।